हेलो दोस्तों, यदि आप भी 20 फरवरी को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके 20 फरवरी सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो परीक्षा में जितना क्वेश्चन बनाना है उतना क्वेश्चन आप सही सही बना सकते हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो जितना क्वेश्चन हम बताएंगे सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चन है जो आपके फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा और इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। बताना है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रेलिया बाधक बना हुआ था। यानी इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बाधक यानी बाधा थी। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजिनी ने इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली के एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन था? तो मेटरनिख, याद रखिएगा मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रेलिया ने मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेश को जारी किया, अतः दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बाधक था। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखे। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखना है। तो इसका उत्तर है 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के 2 महत्वपूर्ण निम्नलिखित कारण थे। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। पहला यहाँ पर कारण है कि जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासन काल में क्रांति हुई थी, राजा के दैवी अधिकारों ने विश्वास रखता था, उसे प्रजा के सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। जार ने जो अफसरशाही बनाई थी वह अस्थिर जड़ और अकुशल थी। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बदतर होती चली गई। और दूसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर लिखा गया है, ये दूसरा कारण है कि कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में जनसंख्या का बहुसंख्य भाग कृषकों का था, लेकिन उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। हालांकि 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दासता समाप्त कर दी गई थी, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था और उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। पूंजी के अभाव तथा करों के यहाँ पर बोझ से दबे होने के कारण उनके पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है, रूसी क्रांति के कारण यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी के एकीकरण निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहला यहाँ पर है लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। दूसरा है कि इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। उसके बाद तीसरा है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव और ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वियना कांग्रेस के 2 उपलब्धियों बताए। तो वियना सम्मेलन की
मुख्य उपलब्धियां, पहला यहाँ पर है नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनः स्थापना का प्रयास किया था। दूसरा है फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश को फिर स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। इटली में ऑस्ट्रेलिया राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो प्रासा का राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री यानी चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने, बस यहाँ तक लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है मेजनी कौन था। तो मेजनी कौन था? मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। वह साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए उसने 1831 में यंग इटली की स्थापना की। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो मेजनी ने किया था। मेजनी का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण करना था। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है कि गैरिबाल्डी कौन था और इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी, अथवा गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। इसमें देखिए पूछा जाएगा गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें या फिर गैरिबाल्डी कौन था, इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी। तो दोनों का आंसर एक ही है। इसका उत्तर है कि इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था और उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने। और इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज पर भी आक्रमण करना चाहता था परंतु काबूल ने इसकी अनुमति नहीं दी। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। तो साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? तो इसका उत्तर है रूस में क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। सामाजिक असमानता समाप्त कर दी गई और वर्गहीन समाज का निर्माण कर रूसी समाज का परंपरागत स्वरूप बदल दिया गया। पूंजीपति और जमींदार वर्ग का उन्मूलन कर दिया गया। समाज में एक ही वर्ग रहा जो साम्यवादी नागरिकों का था। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त कर पूंजीपतियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया गया। देश की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति के बाद साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर कि सहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो समाज का वह लाचार वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, समान मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो उसे हम लोग सहारा वर्ग कहते हैं। इस वर्ग के लोग के पास बुनियादी चीजें भी उपलब्ध नहीं होती हैं। धनी वर्ग इस वर्ग की उपेक्षित नजरों से देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। तो इसका उत्तर है कि 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन। यहाँ पर असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। और इस मायने में प्रथम जन आंदोलन था कि इससे पूर्व के सभी आंदोलन आर्थिक या सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष के द्वारा अपने हितों की रक्षा अथवा पूर्ति के लिए चलाए गए थे। जबकि असहयोग आंदोलन के कार्य ऐसे थे कि हर तरह के लोग इसमें अपना योगदान
कर सके, जैसे सरकारी उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार और सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि। जनता ने अपने अपने स्तर के अनुरूप इन कार्यक्रमों को योगदान दिया और असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया असहयोग आंदोलन 1920 से 22 सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की उग्र भीड़ से पुलिस थाना पर हमला कर 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी काफी दुखित हुए, चूंकि यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसात्मक था, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था, अतः असहयोग आंदोलन का यहाँ पर स्थगित करना पड़ा। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो नमक, यहाँ पर इसका उत्तर है नमक के व्यवहार और उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था। गांधी जी इसे अन्याय मानते थे, इसे समाप्त करना चाहते थे। नमक कानून भंग करने के लिए 12 मार्च, तिथि आपको याद रखना है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा यानी नमक यात्रा पर निकले। वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। इसी के साथ नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ और शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। तो इसका उत्तर है चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, जिसके कारण वहां के किसानों के ऊपर नीलहे बगान मालिकों का अत्याचार था। उस समय चंपारण में बगान व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही थी। नीलहे साहबों ने अपनी कोठियां स्थापित कर रखी थी। वे किसानों को टिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती करने को बाध्य करते थे। किसानों को उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिलता था, जिससे उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई। और इसके अलावा किसानों ने बेगारी भी बगान मालिकों द्वारा कराई जाती थी। इससे किसानों की स्थिति काफी चिंताजनक हो गई थी और इन्हीं बातों को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है बिहार के किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो इसका उत्तर है कि 1920 के दशक में बिहार के किसानों ने अपने को संगठित करना शुरू किया। किसानों के प्रति उदासीन रवैये का फायदा उठाकर वामपंथियों ने उन्हें किसान सभाओं के गठन हेतु प्रेरित किया। फलतः 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। बिहार के किसान आंदोलन के एक प्रखर नेता के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। अथवा में है उद्योग के विकास ने किस प्रकार मजदूरों को प्रभावित किया, उन पर पड़ने वाले प्रभावों पर आपकी क्या राय है। तो 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। तो इसका उत्तर लिखना है कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिसके समक्ष छोटे उद्योग टिक नहीं सके। सामाजिक भेदभाव की शुरुआत हो गई। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया कि उनके पास दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए धन नहीं रहा। अब मजदूर और बेरोजगार कारीगरों ने झुंड बनाकर घूमना शुरू किया और मशीनों को तोड़ने लग गए। अपनी स्थिति में सुधार की अपेक्षा उन्होंने आंदोलन को शुरू किया। इससे वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है।
उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? 1917 में रूस में जो क्रांति हुई उसे अक्टूबर क्रांति अथवा बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि यह क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी नई ग्रेगोरियन कैलेंडर, परंतु पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार वह दिन 25 अक्टूबर 1917 था, इसलिए बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर क्रांति भी कहलाती है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति यानी NEP पर एक टिप्पणी लिखे। तो इसका उत्तर है कि लेनिन ने 1921 में एक नई आर्थिक नीति लागू की। इसके अनुसार सीमित रूप से किसानों और पूंजीपतियों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने की अनुमति दी गई। यह नीति कारगर हुई, खेती की पैदावार बढ़ी तथा उद्योग धंधों में भी उत्पादन बढ़ा। इससे रूस समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा। लेनिन ने जिस नई आर्थिक नीति को लागू किया उससे रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। यहाँ पर याद रखिएगा कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो लेनिन ने। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है? तो खूनी रविवार क्या है? रूस में 9 जनवरी 1905 रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह सबसे पहले आपको याद होना चाहिए खूनी रविवार कब हुआ था। तो 9 जनवरी 1905 को हुआ था। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है खूनी रविवार कब हुआ, 9 जनवरी 1905 को। तो रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए इस दिन को रूस में खूनी रविवार, लाल रविवार के नाम से जाना